देखो यहाँ पर एक सवाल हमें गिवन है कि कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम in which memory segment are the variable a b c and the reference of dr stored। that means हमें यहाँ पर चार वेरिएबल गिवन है a b c और d एक पॉइंटर रहा होगा और पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो वाला पोर्शन कहां पर स्टोर होगा। तो इस कोड को हम समझे उससे पहले हमें यह समझना है कि जब भी सी का प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में जो हमारी मेमोरी होती है वो कुछ पार्ट में डिवाइड होती है और वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, मेमोरी पार्ट्स या मेमोरी सेगमेंट्स। सबसे पहला जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट या कोड सेगमेंट। सेकंड आता है हमारे पास डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट को कई बार हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी बोल देते हैं। थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास हीप सेगमेंट। फोर्थ नंबर पे हमारे पास होता है अनयूज्ड मेमोरी सेगमेंट। और अनयूज्ड मेमोरी सेगमेंट को कई बार हम फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास स्टैक सेगमेंट। एंड लास्ट में हमारे पास आता है अनमैप्ड सेगमेंट। ठीक है, जो टेक्स्ट या कोड सेगमेंट होता है उसमें जनरली आपका जो .exe फाइल होती है वो वाला कंटेंट रखा हुआ होता है। मतलब आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो वाला पोर्शन कहां पर जाएगा, टेक्स्ट या कोड सेगमेंट में। डेटा सेगमेंट में आमतौर पर आपके ग्लोबल वेरिएबल और आपके स्टैटिक वेरिएबल को रखा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना जो स्टैटिक वेरिएबल होंगे आपके वो स्टैटिक यहां पर दोनों हो सकते हैं। आपके स्टैटिक लोकल भी हो सकते हैं और स्टैटिक आपके ग्लोबल भी हो सकते हैं। तो डेटा सेगमेंट में दो तरह के वेरिएबल को रखा जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल को रखा जाएगा और यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को रखा जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल में दोनों आएंगे, स्टैटिक लोकल भी आएंगे और स्टैटिक ग्लोबल भी आएंगे। जो आपका डेटा सेगमेंट होता है इस डेटा सेगमेंट को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं अनइनिशियलाइज्ड डेटा। पहला जो सेगमेंट होगा उसको हम बोलेंगे अनइनिशियलाइज्ड डेटा और जो दूसरा सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज्ड डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाया है और उस ग्लोबल वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज नहीं करवाया है। तो जब आपने ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया तो ऑफकोर्स वो डिफॉल्ट किससे इनिशियलाइज होंगे, जीरो से वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। और जो ग्लोबल वेरिएबल जिनको आपने इनिशियलाइज नहीं करवाया है उनमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। और वो डेटा सेगमेंट के किस पोर्शन में जाके स्टोर होगा, तो वो होगा आपका बीएसएस वाले पोर्शन में जाके स्टोर होगा। एंड बीएसएस का फुल फॉर्म होता है आपका ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके इनिशियलाइज डेटा। दैट मींस आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल बनाया है और उनकी वैल्यू को आपने क्या करवा दिया है, इनिशियलाइज करवा दिया है। तो वो हमेशा जाएगा आपका डॉट डेटा वाले पोर्शन में जाएगा। तो अनइनिशियलाइज डेटा कहां पर जाकर स्टोर होगा, डॉट बीएसएस वाले पोर्शन में। और आपके इनिशियलाइज डेटा कहां पर जाकर स्टोर होगा, डॉट डेटा वाले पोर्शन में। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के अलावा यहां पर आपको कई बार कांस्टेंट भी देखने को मिलेंगे। कांस्टेंट मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो वो कहां पर जाके स्टोर होंगे, वो होंगे डॉट आरओ डेटा में। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि आपका कोई भी ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, अगर वो अनइनिशियलाइज है तो कौन से वाले पोर्शन में जाके स्टोर होगा, डॉट बीएसएस वाले पोर्शन में। अगर वो इनिशियलाइज है तो डॉट डेटा में। और अगर किसी भी तरह का कांस्टेंट है तो वो कहां पर जाएगा, आरओ डेटा में। एंड आरओ डेटा स्टैंड्स फॉर रीड ओनली डेटा। रीड ओनली डेटा। और जो आपका डेटा सेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगला पोर्शन हमें देखने को मिलता है हीप सेगमेंट। और हीप सेगमेंट में जब हम डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवाएंगे तो उस केस में जो मेमोरी ब्लॉक हमें मिलेगा वो कौन से वाले पोर्शन में जाएगा, आपका हीप सेगमेंट में जाएगा।
अनयूज मेमोरी सेगमेंट जो होता है वो आपका स्टैक और हीप दोनों की डिमांड को क्या करेगा, यहाँ पर फुलफिल करेगा। अगर स्टैक की डिमांड बढ़ेगी तो वो जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो कहां पर करेगा, जो दोनों के बीच में जो इस मेमोरी स्पेस खाली है उसमें से। और अगर हीप की डिमांड बढ़ेगी तो वो भी इस फ्री स्पेस वाले रीजन में से मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। आपका जो स्टैक सेगमेंट होता है, इस स्टैक सेगमेंट में जनरली आपके लोकल वेरिएबल को रखा जाता है। लोकल वेरिएबल और जितने भी आपके फंक्शन पैरामीटर होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड फंक्शन पैरामीटर को कहां पर रखा जाएगा, स्टैक वाले पोर्शन में रखा जाएगा। या मैं यूं कहूं कि जब जब किसी फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा और वो कहां पर चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। और जब जब किसी फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा या उस फंक्शन की बॉडी टर्मिनेट होगी उसी टाइम पे उस स्टैक फ्रेम को स्टैक में से क्या कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा। और जो आपका अनमैप्ड सेगमेंट होता है, उस अनमैप्ड सेगमेंट में जितने भी आपके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को यहां पर रखा जाता है। तो अब हम वापस चलते हैं सवाल पे, ठीक है। तो यहां पर 4 वेरिएबल है ए बी सी एंड डी। तो देखो सबसे पहले एक वेरिएबल है इंट ए। कैसा वेरिएबल है ये, ग्लोबल वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है ये, ग्लोबल वेरिएबल है। क्या ये इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज, तो आप बोलोगे कि इसमें किसी भी तरह की वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं करवाई है, मतलब इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। तो ये कैसा है, अनइनिशियलाइज। और हमें ये भी पता है कि ग्लोबल वेरिएबल है और वो अनइनिशियलाइज है, तो वो कहां पर जाकर स्टोर होगा, डेटा सेगमेंट के .bss वाले पोर्शन में वो जाके क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद बी नाम का वेरिएबल हमने बनाया है और बी वेरिएबल कैसा है, ग्लोबल। बी वेरिएबल आपका कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है। इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज, तो आप बोलोगे 22 से इनिशियलाइज करवाया है, तो ये इनिशियलाइज वेरिएबल है। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं। तो जो कांस्टेंट नहीं है और आपका इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल है, तो वो कहां पर जाएंगे, डॉट डेटा वाले पोर्शन में जाके स्टोर होंगे। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आपने एक सी वेरिएबल है। सी वेरिएबल कैसा है यहाँ पर, ग्लोबल वेरिएबल। कैसा है आपका, सॉरी, सी कैसा है आपका यहाँ पर, लोकल वेरिएबल। एंड लोकल वेरिएबल कहां पर स्टोर होंगे, स्टैक वाले पोर्शन में स्टोर होंगे। फिर आपने एक लोकल पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ठीक है। यहां पर डी क्या है आपका, लोकल पॉइंटर वेरिएबल। एंड ऑफ कोर्स लोकल पॉइंटर वेरिएबल आल्सो स्टोर ऑन स्टैक। बट यहां पर आपने मेलोक फंक्शन के थ्रू एक इंट साइज के ब्लॉक को अलॉट करवाया है, ठीक है। और जब मेलोक आपका मेमोरी अलॉट करेगा तो वो कौन से वाले रीजन में अलॉट करेगा, वो तो हीप वाले रीजन में मेमोरी अलॉट करेगा। उसका बेस एड्रेस रिटर्न करेगा, पॉइंटर टू इंट में उसको कास्ट किया जाएगा और किस में असाइन करवा दिया जाएगा, डी में असाइन करवा दिया जाएगा। तो डी जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो वाला मेमोरी ब्लॉक कहां पर बना है, हीप वाले एरिया में बना है। तो आप देखते हैं सबसे ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी एंड डी रेफरेंस ऑफ डी आर स्टोर इन स्टैक सेगमेंट। नो, ऐसा नहीं है। ए बी एंड सी आर स्टोर्ड इन स्टैक, नो। थर्ड ऑप्शन इज ए इज स्टोर्ड इन बीएसएस पार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट, यस। ए कहां पर स्टोर है, बीएसएस पार्ट में स्टोर है। बी इज स्टोर्ड इन डेटा पार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट, यस। बी कहां पर स्टोर है आपका, डेटा पार्ट में स्टोर है। एंड सी इज स्टोर्ड इन स्टैक सेगमेंट, यस। सी आपका कहां पर स्टोर है, स्टैक वाले पोर्शन में स्टोर है। एंड डी रेफरेंस ऑफ डी आर स्टोर्ड ऑन हीप, यस। डी जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी ब्लॉक कहां बना है, हीप वाले एरिया में बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी डी पार्ट में। बी स्टोर्ड इन बीएसएस पार्ट, नो। बी तो कहां पर स्टोर है आपका, डॉट डेटा वाले पोर्शन में स्टोर है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेलोक फंक्शन, ठीक है। देखो जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमें दो तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहले फंक्शन होते हैं जो मेमोरी एलोकेशन वाले होते हैं और दूसरे जो फंक्शन होते हैं वो मेमोरी डी एलोकेशन वाले होते हैं। मतलब एक का काम होगा हीप वाले एरिया में मेमोरी अलॉट करवाना और दूसरे का काम होगा हीप वाले एरिया में जो मेमोरी हमें मिली है उस मेमोरी को रिलीज करवाना। और इस काम को करने के लिए हमें 3 फंक्शन मिलते हैं। पहला आपका मेलोक फंक्शन मिलता है, दूसरा आपका कैलोक फंक्शन मिलता है और तीसरा आपका रियलोक फंक्शन मिलेगा। जहां पर मेलोक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन,
कैलोक का कंटीजियस एलोकेशन एंड रीअलोक का री एलोकेशन। और अगर हमें मेमोरी को रिलीज करवाना है तो रिलीज करवाने के हमें एक फंक्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शन। ध्यान रखेंगे डीएमए वाले जितने भी फंक्शन है, मतलब चारों फंक्शन है, इन चारों फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो कौन सी हेडर फाइल में स्टोर होता है, तो आप कहोगे stdlib.h नाम की जो हेडर फाइल है उसमें इनका प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन बैठा होता है। जितने भी मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन है उन सबका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड पॉइंटर। क्या होगा यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर, एंड वॉइड पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, जेनरिक पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर को हम क्या बोलेंगे, जेनरिक पॉइंटर। और जो आपका फ्री फंक्शन है वो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। तो फ्री फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा यहाँ पर, वॉइड। और जितने भी मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन है वो चाहे आपका मेलोक हो, कैलोक हो या रियलोक हो, उनका रिटर्न टाइप कैसा होता है, वॉइड पॉइंटर। और वॉइड पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं। या मैं यूं कहूं कि एक इस टाइप का पॉइंटर जिसको किसी भी टाइप में क्या कर सके, हम कास्ट कर सके। तो यही बात यहाँ पर पहुंची है कि मेलोक का फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा होगा। तो मेलोक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो कैसा होगा, आपका यहाँ पर वॉइड पॉइंटर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। एक कोड हमें गिवन है और बोला है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और वहां पर आपने एक पीटीआर नाम का पॉइंटर बनाया है। तो यहां पर ये पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनेगा। मान के चलो कि इस पॉइंटर वेरिएबल का बेस एड्रेस क्या है, यहाँ पर 1000 है और फिलहाल इसमें कोई ना कोई गार्बेज एड्रेस रखा हुआ है। उसके बाद आपने कैलोक फंक्शन को कॉल किया और हमें पता है कि कैलोक फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ ब्लॉक, एंड जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो होता है साइज ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर आपने कैलोक फंक्शन को बोला है कि हीप वाले एरिया में हमें एक ब्लॉक बना के दीजिए। कितने ब्लॉक, एक ब्लॉक आपको बना के देना है और उसकी साइज कैसी हो, जितनी आपके इंटीजर की साइज हो। तो मान के चलो 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो उसने हीप वाले एरिया में 2 बाइट का ब्लॉक बना के दे दिया। और इस 2 बाइट के ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है वो हमने अज्यूम कर लिया कि 2000 है। अब ये बात हमें भली बात ही पता है कि हीप वाले एरिया में जो भी ब्लॉक बनते हैं उनका किसी भी तरह का कोई नाम नहीं होता है। तो कैलोक फंक्शन ने इसके बेस एड्रेस को रिटर्न किया, आपने इसको पॉइंटेड टू इंट में कास्ट किया और उसके बाद इस एड्रेस को किसको दे दिया, पीटीआर को। तो पीटीआर के पास क्या आ जाएगा 2000 और इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने बोला है डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर असाइन 101, दैट मींस डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर असाइन 101। अब पीटीआर के पास क्या रखा हुआ है 2000, मतलब 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या रख दिया जाए, 101 रख दिया जाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा 101 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d फॉर्मेट स्पेसिफाइड से डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर को एक्सेस किया है। तो डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर के पास क्या है 2000 और 2000 वाली लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, तो 2000 वाली लोकेशन पे क्या रखा हुआ है 101। तो यहां से इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 101। देखो ऑप्शन में कहीं 101 है क्या, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट है और पूछा है कि इन चारों में से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कैलोक allocate the memory and also initialize the allocated memory to 0 while the memory allocated using malloc has random data। yes, ये बात बिल्कुल सही है कि कैलोक फंक्शन जो आपको मेमोरी अलॉट करता है उसको बाय डिफॉल्ट किससे इनिशियलाइज कर देता है, वो 0 से इनिशियलाइज कर देता है। जबकि malloc फंक्शन के थ्रू जो मेमोरी अलोकेट होती है उसमें क्या रखा हुआ होता है, रैंडम डेटा रखा हुआ होता है, मतलब कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू वहां पर रखी हुई होती है। या मैं यूं कहूं कि malloc फंक्शन जो ब्लॉक बनाता है वो अनइनिशियलाइज होता है, जबकि कैलोक फंक्शन जो ब्लॉक बनाता है वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगेन कैलोक टेक 2 आर्गुमेंट बट malloc टेक्स ओनली 1 आर्गुमेंट। ये बात भी सही है कि जब हम कैलोक की बात करते हैं तो कैलोक फंक्शन आपका 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला होता है नंबर ऑफ ब्लॉक एंड सेकंड आर्गुमेंट इज साइज ऑफ ईच ब्लॉक। और जो आपका malloc फंक्शन होता है, malloc फंक्शन आपका एक ही आर्गुमेंट लेता है और वो एक आर्गुमेंट होता है आपका ब्लॉक की साइज, मतलब आप कितने साइज का ब्लॉक हीप वाले एरिया में अलोकेट करवाना चाहते हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है बोथ malloc एंड कैलोक रिटर्न वॉइड पॉइंटर। ये बात हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तीनों जो मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन है malloc, कैलोक, रियलोक, तीनों
क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं। मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दी अबव, यस, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कोड। और यहां पर आपने एक पॉइंटर टू इंट बना है जिसका नाम p रखा है। फिर आपने malloc और malloc एक आर्गुमेंट पास किया आपने 5 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट। फिर आपने p को वापस से इनिशियलाइज करवाया है रियलॉग फंक्शन के थ्रू। और फिर पूछा है कि इस वाले केस में क्या हो रहा है। तो देखो स्टैक वाले एरिया में एक पॉइंटर वेरिएबल बना है p एंड लेट्स से अज्यूम बेस एड्रेस ऑफ p इज 3000। फिर आपने बोला malloc 5 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट। मान के चलते हैं हम कि इंटीजर की साइज फिलहाल 2 है, तो ये क्या करेगा, एक 10 बाइट का ब्लॉक हीप वाले एरिया में बनाएगा। तो यहां पर इसने एक 10 बाइट का ब्लॉक बनाया और इस 10 बाइट के ब्लॉक का बेस एड्रेस हम मान लेते हैं 1000। और उसके बाद इसको किसको असाइन करवा दिया, p को। तो यहाँ पर p में क्या आ जाएगा 1000 और ये 10 बाइट के ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। हमें पता है इसका बेस एड्रेस क्या है 1000, तो आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस होगा 1001, आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस होगा 1002 और ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा 1009 तक। और ये 10 बाइट का ब्लॉक आपका मिल जाएगा। फिर आपने बोला है रियलॉग। हमें पता है कि रियलॉग फंक्शन का जो काम होता है वो होता है आपने पहले से कोई मेमोरी अलॉट करवाई थी। अब हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है उसमें कुछ न कुछ चेंजेज आया हो, या तो आप उसको क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप उसको क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो। तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, रियलॉग फंक्शन का। और रियलॉग फंक्शन आपका यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कि वो वाला मेमोरी ब्लॉक जिसको आप क्या करना चाहते हो, रिसाइज करना चाहते हो। और उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट होता है ब्लॉक की साइज, कि आप उसको अब कितने बाइट का बनाना चाहते हो। पहले कितने बाइट का था उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप उसको कितने बाइट का बनाना चाहते हो। तो यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखा है p assign realloc p and 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि p के पास जो मेमोरी ब्लॉक है, p के पास कौन सा वाला मेमोरी ब्लॉक है, 1000 वाला मेमोरी ब्लॉक, मतलब ये 10 बाइट का ब्लॉक है। उसको अब हम कितने बाइट का चाहते हैं, 0 बाइट का। कितने बाइट का चाहते हैं, 0 बाइट का। और जब आप टेक्निकली देखोगे तो 0 बाइट का मतलब है कि अब आपको शायद इस ब्लॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जब कभी भी रियलॉग फंक्शन को ब्लॉक की साइज अगर 0 आ जाए तो उस केस में आपका रियलॉग फंक्शन किसकी तरह काम करने लग जाता है, फ्री फंक्शन की तरह काम करने लग जाता है। और ये क्या करेगा, मेमोरी को रिलीज करवा देगा। देखो आपने बोला कितने बाइट का ब्लॉक बना दो, 0 बाइट का। पहले कितने बाइट का था, 10 बाइट का। मतलब अब आपको इस ब्लॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर इसकी मेमोरी को क्या करवा दिया जाए, रिलीज करवा दिया जाए। तो ऑप्शन ए है मेमोरी रिमेन्स अनचेंज। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेमोरी इज फ्रीड। यस, मेमोरी को क्या करवा दिया जाएगा, यहाँ पर रिलीज करवा दिया जाएगा। आप रियलॉग फंक्शन के रिगार्डिंग का जो स्पेशल केस है वो आप नोट कर लीजिए। देखो रियलॉग फंक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका जो ब्लॉक साइज है आपकी जो ब्लॉक साइज है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एंड आपका जो पॉइंटर है वो नल के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या बात लिखी हमने कि ब्लॉक की साइज क्या हो, 0 के बराबर हो, और आपका जो पॉइंटर है वो नल के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां वाला केस देखो आप, क्या ब्लॉक की साइज 0 है, यस। क्या आपका पॉइंटर है वो नल के बराबर है, नहीं, क्योंकि पॉइंटर में तो क्या रखा हुआ है, 1000 है। तो उस केस में ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, उस केस में ये फ्री फंक्शन की तरह काम करने लग जाएगा। और जो भी आपका पॉइंटर है उस वाले ब्लॉक की मेमोरी को क्या करवा देगा, ये रिलीज करवा देगा। दूसरा केस देखो इसका, यदि आपकी जो ब्लॉक की साइज है वो 0 के बराबर नहीं है एंड आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर किसके बराबर है, नल के बराबर है। ब्लॉक की साइज 0 के बराबर नहीं है और जो पॉइंटर है उसमें क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। अब मान के चलो किसी भी पॉइंटर में नल रखा हुआ है, इसका मतलब है कि फिलहाल मेमोरी का एलोकेशन हुआ ही नहीं है। तो उस केस में आपका जो रियलॉग फंक्शन है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, मेलॉग फंक्शन की तरह काम करने लग जाएगा। और यहाँ पर जो भी ब्लॉक की साइज आपने दी है उस ब्लॉक साइज का ये मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करवा देगा। अब ये मेलॉग की तरह काम क्यों करता है,
क्योंकि malloc जब block बनाता है तो उसमें डिफॉल्ट क्या रहता है, गार्बेज, और relloc फंक्शन भी जब block बनाएगा तो उनमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या रही होगी, गार्बेज ही रहती है। तो अगर ब्लॉक की साइज 0 है, पॉइंटर नल के बराबर नहीं है, तो किसकी तरह काम करेगा, फ्री फंक्शन की तरह काम करेगा, मतलब मेमोरी को रिलीज करवा देगा। अगर ब्लॉक की साइज 0 के बराबर नहीं है और पॉइंटर में नल रखा हुआ है, इसका मतलब पहले से मेमोरी का एलोकेशन हुआ ही नहीं है, तो फिर उस केस में किसकी तरह काम करेगा, malloc फंक्शन की तरह काम करेगा। अगला सवाल है हमारे पास, दो ग्रुप हमें गिवन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और फिर यहां पर मैच करवाया है। तो यहां पर एक्स स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है एम असाइन malloc, मतलब एम कोई पॉइंटर रहा होगा, और इसमें क्या आएगा, जो malloc ने हीप वाले एरिया में 5 बाइट का ब्लॉक बनवाया है। मान के चलो इसका बेस एड्रेस 1000 है, इसका बेस एड्रेस 3000 है, और इस एम में क्या आ गया होगा, 1000 आ गया होगा। और हीप वाले एरिया में जो 5 बाइट का ब्लॉक बना है उसका एड्रेस किसके पास है, एम के पास है। अगला स्टेटमेंट है कि आपने एम को किससे असाइन करवा दिया, एम असाइन नल, और एम असाइन नल मतलब इस एम में अब 1000 की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। 1000 की जगह क्या आ गया, यहाँ पर नल आ गया। और जैसे ही 1000 की जगह नल आया, ये वाला जो ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक आपके हाथ से निकल गया। कैसे आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि इस ब्लॉक को एक्सेस करने का केवल एक तरीका था कि ये 1000 आपके पास रहते। अब 1000 आपके हाथ से निकल गए तो ये वाला मेमोरी ब्लॉक भी आपके हाथ से निकल गया है। दैट मीन्स ना तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की नजर में फ्री ब्लॉक है, और ना आप इसको क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेमोरी का लीक। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये है आपकी मेमोरी लीक। मतलब यहां से मेमोरी का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, और मेमोरी लीक हो रही है, मतलब मेमोरी आपके हाथ से निकल चुकी है, मेमोरी आपकी लॉस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो यस, थर्ड है मेमोरी का लॉस्ट। तो एक्स जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में जो आपका एक्स है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 3 के इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी रॉन्ग, और ऑप्शन बी भी क्या है यहाँ पर, रॉन्ग। उसके बाद आपने लिखा है फ्री एन, मतलब एन कोई पॉइंटर रहा होगा, ठीक है, और उस पॉइंटर में कोई ना कोई एड्रेस रहा होगा, और उसकी मेमोरी को आपने क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। उसकी मेमोरी को रिलीज करवाने के बाद आपने लिखा है यहां पर एन एरो वैल्यू असाइन 5, ठीक है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर वाला कोई केस रहा होगा, ठीक है, और एन जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर क्या असाइन करवा दो, 5 असाइन करवा दो, जबकि एन को तो आप पहले क्या करवा चुके हो, मेमोरी रिलीज करवा चुके हो। तो एक ऐसा पॉइंटर जो जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, वो वाला मेमोरी लोकेशन को आपने रिलीज करवा दिया है, लेकिन पॉइंटर आपका अभी भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो उस केस में जो आपका पॉइंटर होता है वो पॉइंटर आपका कैसा बन जाता है, डेंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। कैसा पॉइंटर बन जाएगा, डेंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, या मैं यूं कहूं कि एक ऐसा पॉइंटर जो इनवैलिड मेमोरी को क्या कर रहा हो, पॉइंट कर रहा हो। अब देखो एन जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था उस ब्लॉक को आपने रिलीज करवा दिया, एन के पास अभी भी उसी ब्लॉक का एड्रेस है और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दैट मींस आप इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, और एक पॉइंटर जो इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डेंगलिंग पॉइंटर, एंड यूजिंग डेंगलिंग पॉइंटर। तो जो आपका y है वो किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, एंड y इज 1 के इक्विवेलेंट। दैट मींस आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बार अगले स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक पॉइंटेड टू कैर बनाया है p, मान के चलो कि इसका एड्रेस क्या है 1000, और फिलहाल इसके अंदर क्या रखा हुआ है, गार्बेज, मतलब आपने फिलहाल अभी तक इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया है। और फिर आपने बोला डी रेफरेंस ऑफ पी असाइन ए, दैट मींस ये किसी इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, और उस इनवैलिड मेमोरी लोकेशन में आपने क्या रखा है, कैरेक्टर ए रखा है, जो एक अनइनिशियलाइज पॉइंटर को आप क्या करवा रहे हो, यहाँ पर इनिशियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो यूजिंग अनइनिशियलाइज पॉइंटर, दैट मींस x इज इक्विवेलेंट टू 3 एंड y इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड z इज इक्विवेलेंट टू 2। अगला सवाल है चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर मेन फंक्शन में आपने एक एरे बनाया है, और इस एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने क्या करवा दिया है, असाइन करवा दिया। तो हमें पता है कि जब भी एरे की बात होती है तो एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। जब भी किसी एरे को हम डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवाते हैं तो उस केस में साइज यहाँ पर ऑप्शनल होता है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। तो यहाँ पर आपने 5 वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, मतलब मान के चलो कि यहाँ पर 10 बाइट का ब्लॉक बन गया होगा, और ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, एंड बेस एड्रेस इज 1000, अगले ब्लॉक का एड्रेस 2,
4, 6 एंड 8। एंड हमें ये भी पता है कि जो एरे का नेम होता है वो अपने आप में कांस्टेंट पॉइंटर होता है, जिसके पास रखा हुआ होता है एरे का बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। एरे के हर एक एलिमेंट का नाम सेम रहता है और हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का। और एरे की इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से। और यहाँ पर डेटा गया होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद आपने बोला है %c, मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफाइड से आपने एक एक्सप्रेशन लिखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफाइड से प्रिंट करवा रहे हो। आपने बोला डी रेफरेंस ऑफ ARR +3 +65। तो देखो ARR में क्या है, 1000 +3 का डी रेफरेंस +65। अब 1000 वैल्यू है कि एड्रेस, तो आपका जवाब होगा कि 1000 तो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। और जब भी आप पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ये बात हमें पता है कि पॉइंटर के साथ तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, वो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप फिलहाल जहां पर हो उसे कितने कदम आगे चले जाओ, आप 3 कदम आगे चले जाओ। और आपका एक कदम कितने बाइट का है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एरे किस टाइप का है। आपका एरे किस टाइप का है, इंट टाइप का। दैट मीन्स आपका एक कदम कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। तो आप बोलोगे कि आप जहां पर हो उससे कितने कदम आगे चले जाओ, 3 कदम। और आपका एक कदम कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। डी रेफरेंस +65, दैट मीन्स 1000 +6 का डी रेफरेंस +65। एंड फर्दर जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हो जाएगा 1006 का डी रेफरेंस +65। एंड फर्दर 1006 का डी रेफरेंस मतलब 1006 वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा हुआ है यहाँ पर, 4 +65 दैट इज 69। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिली हमें, 69। और इस 69 को आप किससे प्रिंट करवा रहे हो, %c फॉर्मेट स्पेसिफाइड से। दैट मींस 69 के इक्विवेलेंट जो भी कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और ये बात हमें बहुत भली बात ही पता है कि जब भी हम आस्क की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर ए की आस्क की वैल्यू क्या होती है, 65। और जेड की आस्क की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 90। सिमिलरली स्मॉल ए की आस्क की वैल्यू क्या मिलती है, 97। और स्मॉल जेड की आस्क की वैल्यू जो मिलती है वो हमें मिलती है 122। सिमिलरली 0 की जो आस्क की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 48। और 9 की जो आस्क की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 57। तो यहाँ पर ए किसके बराबर है, 65। तो यहाँ पर ए आपका 65 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, बी आपका 66, सी जो होगा वो आपका 67, डी जो होगा वो आपका 68 एंड ई जो होगा वो आपका 69। तो 69 वाली वैल्यू पे कौन रखा हुआ होगा, ई रखा हुआ होगा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कोड। एक कोड हमें दिया है और पूछा कि इस कोड के साथ में क्या दिक्कत है। तो मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी जहां पर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है ptr। यस, पॉइंटर वेरिएबल ptr बनाया, मान के चलो इसका एड्रेस 1000 है। उसके बाद मैलोक फंक्शन के थ्रू आपने इंट साइज का एक ब्लॉक हीप वाले एरिया में अलॉट करवाया है और उसका जो बेस एड्रेस था उसको आपने पॉइंटर टू इंट में कास्ट किया और किसको दे दिया, ptr को दे दिया। तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा और ये इस वाले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने बोला है कि ptr असाइन नल, कि ptr में क्या चला जाए, नल चला जाए। तो ptr में अब क्या आ गया, नल। मतलब ये वाला ब्लॉक अब आपके हाथ से निकल चुका है। और फिर आप क्या लिख रहे हो, फ्री ptr, मतलब कौन से वाले मेमोरी ब्लॉक को रिलीज करवा दो जिसका एड्रेस किसके पास है, ptr के पास है। ptr के पास तो ऑलरेडी क्या है, नल। और उससे पहले आपका जो ये ब्लॉक था ये तो क्या हो गया, मेमोरी का लीकेज हो रहा है, क्योंकि इस वाले मेमोरी ब्लॉक को तो आपने रिलीज करवाया ही नहीं। रिलीज करवाने से पहले ही पॉइंटर को क्या असाइन करवा दिया था, नल आपने असाइन करवा दिया था। तो यहाँ पर किस टाइप की प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही है, मेमोरी लीक की प्रॉब्लम। नो, यहाँ पर किसी भी तरह की कंपाइल टाइम एरर नहीं है, किसी भी तरह की डैंगलिंग पॉइंटर की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पॉइंटर के पास तो क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। एंड यहाँ पर वाइड पॉइंटर की भी सिचुएशन नहीं है। एक बार देखो, ये जो दोनों पॉइंटर है ना, एक होता आपका वाइल्ड पॉइंटर और एक होता आपका डैंगलिंग पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर हम किसको बोलते हैं, एन अनइनिशियलाइज, एन अनइनिशियलाइज पॉइंटर वेरिएबल इज कॉल्ड वाइल्ड पॉइंटर। और जो आपका डैंगलिंग पॉइंटर होता है
वो कौन सा पॉइंटर होता है? ए पॉइंटर दैट पॉइंट इनवैलिड मेमोरी इज कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। मतलब एक ऐसा पॉइंटर जिसको आपने इनिशियलाइज ही नहीं करवाया है, ठीक है, ऐसे पॉइंटर को आप क्या बोलोगे? वाइल्ड पॉइंटर। और एक ऐसा पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है? इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो वो किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। ये वाला केस देखो, ये पीटीआर है, तो थोड़ी देर पहले तो किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें क्या करवा दिया? नल असाइन करवा दिया, और उसके बाद फिर पीटीआर करवाया, तो ये मेमोरी लीक था। अब अगर मान के चलो कि इस स्टेटमेंट की जगह कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता, फ्री पीटीआर एंड फिर आप लिखते डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर असाइन 33, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर ये 2 बाइट के ब्लॉक को हिप वाले एरिया में पॉइंट कर रहा था, उसके बाद आपने इसकी मेमोरी को क्या करवा दिया? रिलीज करवा दिया, और फिर आपने उसी मेमोरी लोकेशन पे क्या रखने की कोशिश की? 33 रखने की कोशिश की। जबकि जब आपने उस मेमोरी लोकेशन को रिलीज करवा दिया था तो आपका जो पीटीआर वो कैसा बन गया था? यहाँ पर डैंगलिंग पॉइंटर बन गया था। और मान के चलो आपने एक फंक्शन लिया है फन, और इस फन में आपने एक पॉइंटर बनाया है ए नाम से। तो फिलहाल इस ए को आपने इनिशियलाइज करवाया क्या? नहीं, ठीक है, तो एक अनइनिशियलाइज पॉइंटर को आप क्या बोलते हो? यहाँ पर वाइल्ड पॉइंटर बोलोगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वाइल्ड पॉइंटर जिस पॉइंटर को आपने इनिशियलाइज ही नहीं करवाया, डैंगलिंग पॉइंटर आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाया, थोड़ी देर पहले किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, और उसके बाद उस मेमोरी लोकेशन को हमने रिलीज करवा दिया है, लेकिन हमारा पॉइंटर अभी भी उसी मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डैंगलिंग पॉइंटर। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 सी फंक्शन। हमें यहाँ पर 3 फंक्शन गिवन है, और इन तीनों फंक्शन को हमने क्लैरिफाई करने के लिए 3 नाम दिए। एक पहले को P1 बोला है, फिर P2 बोला है, और फिर P3 बोला है। और उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ The above 3 function are likely to cause problem with pointers। इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है जो जब पॉइंटर के साथ काम करेंगे तो वो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे? तो पहले वाले को देखते हैं। देखो, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? पॉइंटर टू इंट। मतलब ये इंट टाइप के ब्लॉक का क्या करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। फन फंक्शन है, नाम किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, और यहां पर आपने एक एक्स नाम का लोकल वेरिएबल बनाया। हमें पता है कि फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी कहाँ मिलती है? स्टैक वाले रीजन में। तो इस स्टैक वाले रीजन में जब इस फन को मेमोरी मिली होगी तो इस फन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल आया होगा x, ठीक है, ये आपका स्टैक वाला रीजन है, ठीक है। स्टैक वाले रीजन में ये फन को मेमोरी मिली होगी, और जब भी किसी फंक्शन का स्टैक फ्रेम क्रिएट होकर स्टैक में आएगा तो उसी टाइम पे उसके जितने भी लोकल वेरिएबल है उनको मेमोरी मिल जाएगी। डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने वैल्यू क्या असाइन करवाई? इसको 10, और मान के चलो कि इसका एड्रेस क्या है? 2000 है। उसके बाद आपने रिटर्न करवाया है एड्रेस ऑफ एक्स। यस, एक्स का एड्रेस क्या है? 2000। क्या ये जो 2000 है वो इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है? यस, ये इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है। और यहाँ पर आपने कमिटमेंट भी ऊपर किया था कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? पॉइंटर टू इंट ही ये रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो फंक्शन है वो कहां पर है? स्टैक में। और जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे फन को मिली हुई मेमोरी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, और ये 2000 लेके कहां जाएगा? कॉलिंग स्टेटमेंट के पास में जाएगा। तो यस, अरे जो मेमोरी ब्लॉक अलॉट हुआ था वो मेमोरी ब्लॉक ही अब क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। लेकिन जो भी इस फन फंक्शन को कॉल किया होगा वो किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा? 2000 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा, जो कि क्या है? गलत है। जो मेमोरी आपके राइट में ही नहीं है आप उसको क्या कर रहे हो? एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब पॉइंटर के साथ में आप काम करोगे तो P1 किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा ही करेगा। सेकंड देखते हैं, अगेन किस पॉइंटर टू इंट रिटर्न कर रहा है, किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है px नाम से। मतलब अगेन यहाँ पर फन को मेमोरी मिली होगी स्टैक में, और यहाँ पर आपने px नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। मान के चलो उसका एड्रेस है 3000। फिलहाल इसके अंदर गार्बेज एड्रेस रखा हुआ होगा, मतलब फिलहाल आपका px क्या है? यहाँ पर
वाइल्ड पॉइंटर है। और फिर आपने बोला डी रेफरेंस ऑफ पी एक्स असाइन 10। अरे आपने फिलहाल इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया है और उससे पहले आपने क्या करने की कोशिश कर ली, इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश कर ली। तो अगेन पीटुक को भी जब आप काम करोगे तो ये पॉइंटर के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप उस वाले ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश करो जिसपे आपका राइट नहीं है और फिलहाल आपने इसको किसी भी तरह का वैलिड एड्रेस असाइन नहीं करवाया। तो अगेन P2 भी यहां पर क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ध्यान रखना, जो स्कोप की जब बात होती है तो हीप वाले एरिया में जो ब्लॉक होते हैं उनका स्कोप ग्लोबल होता है, लेकिन स्टैक वाले एरिया में जो भी ब्लॉक बनेंगे उनका स्कोप तब तक ही है जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर है। जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर जाएगा उसी टाइम पे उनको मिली मेमोरी भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगेन P3 पॉइंटर टू इंट, मतलब इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा, किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। तो यहां पर जब आपके इस फन को मेमोरी मिली होगी, ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये स्टैक वाला रीजन है, इसको मेमोरी कहां मिल रही है, स्टैक वाले रीजन में। आपने एक पॉइंटर बनाया px, यस पॉइंटर आपने px बनाया है, मान के चलो इसका एड्रेस 1000 है, फिलहाल वाइल्ड पॉइंटर है आपका। फिर आपने malloc फंक्शन के थ्रू इंट टाइप का ब्लॉक बनाया, तो ये कहां पर बना होगा, हीप वाले एरिया में बना होगा। ये हीप वाला एरिया है जिसमें आपने एक 2 बाइट के ब्लॉक की डिमांड की है, ये से 2 बाइट का ब्लॉक बना होगा। मान के चलो कि इस 2 बाइट के ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 6000। उसके बाद पॉइंटर 20 में कास्ट किया और किसको दे दिया, px को दे दिया। px के पास क्या आ गया, 6000, और इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने बोला डी रेफरेंस ऑफ px असाइन 10, यस px के पास क्या है 6000, और 6000 वाले ब्लॉक पे क्या रख दिया जाए 10, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 10। और उसके बाद आपने रिटर्न करवाया है किसको, px को आपने रिटर्न करवाया है, px में क्या रखा हुआ है 6000, तो 6000 लेके जाएगा और जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे फन फंक्शन को मिली मेमोरी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। लेकिन हीप वाले एरिया का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। अब फन फंक्शन को जिसने भी कॉल किया होगा उसके पास क्या जाएगा 6000, और वहां पर कोई पॉइंटर होगा जो इसको क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये वाला मेमोरी ब्लॉक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका स्कोप तो क्या है, ग्लोबल है। अब क्या फर्क पड़ता है कि इसको px के थ्रू एक्सेस करे या किसी और पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करे। तो जब आप p3 को एक्सेस करोगे पॉइंटर के साथ में तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, p1 और p2? नो, only P1 and P2. Yes, option B is correct answer. What happen if you forget to release memory allocated with the malloc? आपने हीप वाले एरिया में malloc फंक्शन के थ्रू कोई ब्लॉक अलोकेट करवाया है और फिर आप उसको रिलीज करना भूल गए, तो उस केस में कंपाइलेशन एरर आती है? नहीं, किसी भी तरह की कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। क्या सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा? नहीं, मेमोरी का तो अलोकेशन हो चुका था, अब आप उसको फ्री करना भूले हो, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट का तो इश्यू नहीं है। क्या मेमोरी का लीक हो रहा है? यस, ठीक है, आप उसको रिलीज करवाना भूल गए हो, इसका मतलब मेमोरी का लीकेज यहां पर हो रहा है, पॉइंटर करप्शन नो। ध्यान रखना, जब भी मेमोरी लीक होता है, मेमोरी लीक में किसी भी तरह की आपको कंपाइलेशन एरर या रन टाइम एरर या सेगमेंटेशन फॉल्ट टाइप का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कई बार मेमोरी लीक को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर साइलेंट बग भी बोलते हैं। ऐसी बग जो बिल्कुल साइलेंट है, किसी भी तरह की ना कोई एरर आती है ना कोई वार्निंग आती है और मेमोरी का लीकेज होता रहता है, जिससे कई बार क्या होता है, हमारी प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, यहाँ पर स्लो डाउन हो जाती है। और इवन जब बहुत ज्यादा मेमोरी लीकेज हो रहा है तो प्रोग्राम हमारा क्या कर सकता है, यहाँ पर क्रैश कर सकता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया फन फंक्शन, एक आर्गुमेंट लेगा, इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस ये ले रहा होगा। उसके बाद आपने फन फंक्शन के अंदर में malloc फंक्शन के थ्रू इंट टाइप का ब्लॉक आपने अलॉट करवाया और वो किसको दे दिया आपने, ए को दे दिया। मेन फंक्शन में कुछ पॉइंटर आपने बनाए हैं, तो एक बार इसको चला के देखते हैं। देखो, हमारे पता है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारी मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। तो यहां से इस मेन फंक्शन को स्टैक वाले एरिया में मेमोरी मिली होगी और जितने भी लोकल वेरिएबल है उनको मेमोरी मिली होगी। तो आपने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल पी बनाया है, ठीक है, मान के चलो उसका एड्रेस क्या है 1000 है। उसके बाद आपने फन फंक्शन को कॉल किया और पी एज एन आर्गुमेंट पास किया है। तो बताओ पी में क्या है, पी तो वाइल्ड पॉइंटर है, फिलहाल इसमें किसी न किसी तरह का कोई क्या रखा हुआ होगा, गार्बेज एड्रेस रखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने वो गार्बेज एड्रेस लेके किसके पास भेज दिया, आपने फन के पास भेज दिया। तो यहां से कंट्रोल निकला होगा मेन फंक्शन से और फन के पास गया होगा, उसी टाइम पे यहाँ पर फन को मेमोरी मिली होगी।
तो फन में एक फॉर्मल पैरामीटर है आपका ए, एंड मान के चलो कि उसका एड्रेस क्या है, 3000 उसका एड्रेस है, ठीक है। ये किसी इनवैलिड मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, वही वाला पोर्शन किसको मिल गया है, ए को, तो ए भी उसी में इनवैलिड मेमोरी को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। फिर हीप वाले एरिया में आपने 2 बाइट की डिमांड की है, यस, ये 2 बाइट की डिमांड आपने की है कहां पर, हीप वाले एरिया में, और मान के चलो उसका एड्रेस जो है वो क्या है, 6000 है, पॉइंटेड टू इंट में कास्ट किया और किसको दे दिया, ए को, तो ए में क्या आ गया होगा 6000, और ये इस ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। ध्यान रखना ये वाला ब्लॉक कहां पर है, हीप वाले एरिया में ये ब्लॉक बना है विद द हेल्प ऑफ मैलॉक फंक्शन। और उसके बाद एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, और जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे फन को मिली हुई मेमोरी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जब फन को मिली हुई मेमोरी रिलीज हुई तो ये 6000 तो किसके पास था, ए के पास था, ए भी मेमोरी से रिलीज हो गया, तो अब आपको ये 6000 वाला ब्लॉक भी आप अब उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा वापस से कहाँ आएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास में, और उसके अगला स्टेटमेंट है डी रेफरेंस ऑफ पी असाइन 9। अब पी तो अभी भी क्या कर रहा है, किसी न किसी इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और उस इनवैलिड मेमोरी में क्या रख देगा, ये 9 रख देगा। उसके बाद प्रिंट है %d और डी रेफरेंस ऑफ पी, और उसके बाद रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम एंड। तो अब यहां पर सिचुएशन देखो, इट ऑलवेज वर्क एंड प्रिंट 9, नहीं हो सकता है कि जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करवाओ तो ये 9 प्रिंट कर दे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि पी किसको पॉइंट कर रहा था, किसी न किसी इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। हो सकता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जिस मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा था वो किसी और वेरिएबल को क्या कर दी जाए, असाइन करवा दी जाए। तो ऑफकोर्स आपने वहां पर 9 रख दिया होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये वर्क करे और 9 ही प्रिंट करे। इट ऑलवेज प्रिंट 0, नो। ठीक है, wrong. It always print 0, no. It has undefined behavior because p is not initialized to the allocated memory in fun, and option D is it give a compile time error because malloc cannot be used inside a function, no. कहीं पर भी यूज करो malloc को, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कि इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, अनडिफाइंड बिहेवियर होगा। मतलब आप कुछ भी नहीं कह सकते, सही चल भी सकता है, ना भी चले, प्रोग्राम क्रैश भी कर जाए, किसी न किसी तरह की रन टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिले जो आपने क्या किया हो, प्रिडिक्ट ही नहीं किया हो। तो इस वाले केस में जो इसका बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, अनडिफाइंड बिहेवियर होगा। क्योंकि सी लैंग्वेज के थ्रू जब आप इस टाइप का कोई सिनेरियो करते हो तो उसके थ्रू कोई भी स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है कि जब आप ऐसा करोगे तो इस टाइप का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैसा बिहेवियर है आपका, अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज रिटन बाय मैलोक फंक्शन इफ द एलोकेशन इज फेल। अब देखो मान के चलो आपने मैलोक फंक्शन को बोला कि एक 30 बाइट का ब्लॉक बना के दे दीजिए। हो सकता है आपने मैलोक को बोला हो कि मुझे 300 बाइट का ब्लॉक बना के दे दीजिए। सिचुएशन ये हो सकती है कि कई बार मेमोरी का एलोकेशन किसी भी रीजन से क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, कि आपने जितनी डिमांड की थी उतना मेमोरी स्पेस हीप वाले एरिया में अवेलेबल ही ना हो। तो उस केस में जब मेमोरी का एलोकेशन किसी भी रीजन से फेल हो जाएगा तो मैलोक फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। मतलब हमने मेमोरी का एलोकेशन नहीं करवाया। और ध्यान रखना मैलोक ही नहीं, आपका मैलोक हो, आपका कैलोक हो या आपका रियलोक हो, तीनों ही फंक्शन यदि मेमोरी का एलोकेशन फेल होता है, इफ मेमोरी एलोकेशन इज फेल्ड फॉर एनी रीजन, then return null। मैलोक हो, कैलोक हो या आपका रियलोक हो, अगर किसी भी रीजन से मेमोरी का एलोकेशन फेल हो जाता है तो उस केस में तीनों क्या रिटर्न करते हैं, नल। 0, नो, -1, नो, यस, रिटर्न नल। And what happen if 3 is called on a pointer that was never dynamically allocated। बात को समझना, यहां पर आपने बोला है कि फ्री फंक्शन को आपने कॉल किया है और यहां पर जो पॉइंटर आपने पास किया है, और यहां पर जो पॉइंटर आप पास करते हो इसका मतलब है कि ये पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसकी मेमोरी को क्या करवा दिया जाए,
रिलीज करवा दिया जाए। तो ये जो पॉइंटर है, ठीक है, वो कैसा है, डायनेमिकली अलोकेटेड नहीं है, वो पॉइंटर डायनेमिकली अलोकेटेड नहीं है। अगर मैं एग्जांपल से समझूं तो इस बात को ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो ये मेन फंक्शन है आपका, और इस मेन फंक्शन में आपने एक पॉइंटर बना रखा है p और एक वेरिएबल आपने बना रखा है a। फिर आपने बोला है p असाइन एड्रेस ऑफ a एंड देन फ्री p। एक और पॉइंटर आपने बना रखा है यहाँ पर p1, और फिर आपने लिखा है p1 असाइन पॉइंटर टू इंट malloc एंड साइज ऑफ इंट देन फ्री p1। तो देखो, जब मैन फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो मैन फंक्शन में यहां पर आपको 3 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। पहला आपका p, मान के चलो एड्रेस इज 100। दूसरा है आपका a, वैल्यू असाइन करवाइए 33 और मान लो एड्रेस इज 200। और थर्ड है आपका p1 और मान के चलो एड्रेस है इसका 300। उसके बाद बोला है कि ए का एड्रेस किसको दे दो, p को। यस, कोई दिक्कत नहीं है, p आपका पॉइंटर टू इंट है, ए इंट टाइप का ब्लॉक है जिसका एड्रेस किसको मिल जाएगा, p को। तो यहां पर क्या आ जाएगा 200, और जैसे 200 आएगा इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने बोला फ्री p, मतलब p के पास जो मेमोरी लोकेशन है उसको क्या करवा दीजिए आप, रिलीज करवा दीजिए। p के पास क्या है 200, और जो 200 वाला ब्लॉक जो बना है क्या वो एसएमई की हेल्प से बना है या डीएमए की हेल्प से, तो आप बोलोगे कि वो तो स्टैक वाला पोर्शन है, ठीक है, वो हीप वाले एरिया में नहीं रखा हुआ है। और फ्री फंक्शन केवल उन्हीं मेमोरी ब्लॉक को रिलीज कर सकता है जो मेमोरी ब्लॉक कहां पर बने हो, हीप वाले रीजन में बने हो। तो इसका जो बिहेवियर होगा वो अनडिफाइंड बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टेटमेंट है वो मैलोक के थ्रू आपने इंट टाइप का ब्लॉक, मतलब ये हीप वाला एरिया है और इस हीप वाले एरिया में आपने एक ब्लॉक बनाया है और इसका एड्रेस आपने किसको दे दिया, तो इसको पॉइंट कर रहा होगा। और फिर आपने बोला फ्री p1 के पास क्या है 400। क्या ये 400 वाला जो ब्लॉक है वो स्टैक में है या हीप वाले एरिया में, तो आप बोलोगे कि ये तो डायनेमिकली अलॉट हुआ है, तो कहां बैठा है, ये तो हीप वाले एरिया में बैठा है, तो ये सक्सेसफुली इसको क्या करवा देगा, रिलीज करवा देगा। लेकिन यहां पर यही पूछा था कि फ्री फंक्शन को कॉल किया है और उसको ऐसा एड्रेस पास किया है जिसको आपने डायनेमिकली अलॉट नहीं करवाया, तो उस केस में इसका जो बिहेवियर होगा वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है, अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिल सकता है। नो, ऐसा तो होगा ही नहीं कि कुछ ना हो, कंपाइलेशन किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं आती है, ठीक है, और ग्रेसफुल टर्मिनेशन नहीं, सुख शांति से तो कोई काम यहाँ पर होगा ही नहीं। तो इसका जो बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है वो अनडिफाइंड बिहेवियर होगा। आगे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट आपको यहां पर गिवन है और बोला है कि इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो कि ये पॉइंटर कुछ बना रखा होगा, उसके बाद आपने कैलॉग फंक्शन को कॉल किया है, कितने ब्लॉक चाहिए आपको, m ब्लॉक चाहिए, और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी है, जितनी n में वैल्यू रखी हुई है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, ptr असाइन कैलॉग m एंड, मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि m में वैल्यू आई होगी 4 और n में वैल्यू आई होगी 2, मतलब आप कितने ब्लॉक बनाना चाहते हो, 4 ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी है 2, मतलब टोटल जो मेमोरी का कंजम्पशन होगा वो कितना होगा 8 बाइट। तो कैलॉग फंक्शन क्या करेगा, हीप वाले एरिया में एक 8 बाइट का ब्लॉक बना देगा, और ये 8 बाइट का ब्लॉक 4 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि हर एक ब्लॉक की साइज क्या है यहाँ पर 2-2 है। अब कैलॉग फंक्शन ना केवल ब्लॉक बनाता है, साथ में एक और काम करता है कि ये इन ब्लॉक को किससे इनिशियलाइज कर देगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। एंड मान के चलो इसका बेस एड्रेस है 1000, जो किस में रखा हुआ होगा, पीटीआर में रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा इस स्टेटमेंट के थ्रू ऐसा काम हुआ होगा। अब इन 4 में से इसके इक्विवेलेंट कौन है, बोला पीटीआर मेलोक m मल्टीप्लाई बाई n, m में वैल्यू क्या है 4, n में वैल्यू क्या है 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। यस, ये कितने बाइट का ब्लॉक बनाएगा मेलोक, यहाँ पर 8 बाइट का ब्लॉक मेलोक बना देगा, और इसको आपने किस में असाइन करवा लिया है, पीटीआर में असाइन करवा लिया है, ठीक है।
अब यहां से 8 बाइट का ब्लॉक तो ये मैलोक बना देगा, लेकिन मैलोक जब ब्लॉक बनाएगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ होगा, गार्बेज रखा हुआ होगा। तो एक काम तो हमारा हो गया कि 8 बाइट का ब्लॉक तो मैलोक ने बना दिया, लेकिन 0 वो इसमें नहीं रख पाया। ठीक है, तो इस वजह से इस स्टेटमेंट तो इसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। अगला स्टेटमेंट है पीटीआर असाइन मैलोक m मल्टीप्लाई बाई n। यस, यहां पर क्या हुआ कि मैलोक ने ये 8 बाइट का ब्लॉक बना दिया। फिलहाल इसमें क्या रखा हुआ है, गार्बेज। नीचे एक और फंक्शन को कॉल किया है मिमसेट। मिमसेट बेसिकली ये मेमोरी सेट। और पहला आर्गुमेंट आपने बोला है पीटीआर, मतलब मैलोक ने जो रिटर्न किया होगा वो किस में था, पीटीआर में। यहां पर 2000 है, इसको पॉइंट कर रहा होगा। इसने बोला है कि पीटीआर के पास जो एड्रेस है उस वाले मेमोरी ब्लॉक को किससे सेट कर दीजिए, आप 0 से सेट कर दीजिए। और कितने बाइट तक सेट करना है आपको, m मल्टीप्लाई बाई n बाइट तक आपको इसको किससे सेट करना है, 0 से सेट करना है। ध्यान रखना मिम सेट जो फंक्शन होता है वो बाइट बाई बाइट काम करता है, बाइट बाई बाइट ये काम करेगा। और शुरू कहां से करना है, जो पीटीआर के पास एड्रेस है, पीटीआर के पास क्या है 2000 है, यहां से शुरू करना है। और हर एक ब्लॉक में आपको क्या रखना है, यहां पर 0 रखना है। और कहां तक रखना है, m मल्टीप्लाई बाई n, मतलब टोटल 8 बाइट में आपको क्या रखना है, यहां पर 0 रखना है। इस तरीके से टोटल 8 बाइट में क्या रख देगा, ये 0 रख देगा। तो देखो क्या 8 बाइट का ब्लॉक बन गया, यस 8 बाइट का ब्लॉक बन गया। क्या हर एक ब्लॉक में यहां पर 0 चला गया, यस हर एक ब्लॉक में यहां पर 0 चला गया। तो जो काम आपका कैलोग फंक्शन कर रहा था उस काम को ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। यस, ऑप्शन बी इज इक्विवेलेंट टू राइट दिस स्टेटमेंट। सी ऑप्शन में है। यहां पर आपने कितने साइज का ब्लॉक बनवाया है, 4 ही बाइट का ब्लॉक बनवाया है, तो डिमांड कितनी थी, 8 बाइट की। और यहां पर आपने सिर्फ 2 ही बाइट का ब्लॉक बनवाया, डिमांड कितनी थी, 8 बाइट की डिमांड थी। तो ऑप्शन सी एंड डी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ध्यान रखना मिमसेट फंक्शन बाइट बाय बाइट काम करता है, और इसका जो प्रोटोटाइप होता है वो कौन सी हेडर फाइल में अवेलेबल होता है, string.h में। कौन सी हेडर फाइल में अवेलेबल होता है इसका प्रोटोटाइप, string.h नाम की हेडर फाइल में देखने को मिलेगा। टोटल 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट वो पॉइंटर जहां से हमें शुरू करना है, अगला आर्गुमेंट जो होता है वो वैल्यू जिससे हर एक बाइट को सेट करना है, और कितने बाइट तक हमें सेट करना है वो इसका तीसरा आर्गुमेंट होता है, जिसको हम साइज बोलेंगे। एक और कोड है कि कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, और यहां पर एक कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद 4 ऑप्शन है कि जब एक कोड चलेगा तो इन चारों में से क्या रायता फैलेगा। तो देखो मेन फंक्शन में आपने एक वेरिएबल बनाया यहां पर, उसके बाद आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है पीटीआर, ये पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया पीटीआर। उसके बाद मैलोक फंक्शन को कॉल किया है 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, मान के चलो इंटीजर 2 बाइट का है, तो इसने हीप वाले एरिया में 6 बाइट का ब्लॉक बनाया है। और 6 बाइट के ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है वो हम 1000 अज्यूम कर लेते हैं। पॉइंटर टू इंट में कास्ट किया, जैसे पॉइंटर टू इंट में कास्ट किया मतलब ये 3 ब्लॉक यहाँ पर बन गए होंगे। और ये किसको दे दिया, पीटीआर को। तो पीटीआर के पास क्या आ गया 1000, और इसने पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। मान के चलो कि पीटीआर का खुद का एड्रेस 2000 रहा होगा। फिर आपने एक लूप चलाया है, 0 से शुरू किया, लेस देन 3 तक चलाया, और पीटीआर ऑफ आई असाइन i+1। यस, जो हमारा पॉइंटर नोटेशन होता है उसको हम एरे नोटेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इन तीनों ब्लॉक में क्या रख देगा, जो आई की वैल्यू उससे 1 बढ़ा के, मतलब इनिशियली आई की वैल्यू 0 रही होगी, तो ये 1, ये 2 और ये 3, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने रियलॉग फंक्शन को कॉल किया है, बोला है कि पीटीआर जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसको इस साइज से क्या कर दीजिए, रिसाइज कर दीजिए। मतलब पहले ये 6 बाइट का ब्लॉक था, अब इसको कितना कर दिया जाए, 10 बाइट का ब्लॉक बना दिया जाए। तो ध्यान रखना रियलॉग फंक्शन अगर इसके जस्ट आगे ही अगर 4 बाइट और खाली है, क्योंकि ये 6 बाइट का है, 4 बाइट की और डिमांड है, अगर इसके आगे अगर 4 बाइट और खाली है तो इसके आगे ही मेमोरी लोड करवा देगा। हो सकता है कि इसके आगे 4 बाइट खाली ना हो, तो उस केस में ये 10 बाइट का ब्लॉक अलग से बनाएगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि आगे स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इसने 10 बाइट का ब्लॉक अलग से बनाया है। पॉइंटर टू इंट में कास्ट किया होगा तो ये इसके 5 टुकड़े बन गए होंगे। और मान के चलो कि जो नया एड्रेस हमें मिला है वो मिला है हमें 6000। तो देखो रियलॉग फंक्शन जब नया ब्लॉक बनाएगा तो पुराने वाले डेटा को एज इट इज इसमें कॉपी करता है। ये पुराने वाले डेटा को एज इट इज कॉपी किया,
उसके बाद प्रॉपर्ली इस मेमोरी ब्लॉक को क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। ये मेमोरी लीक नहीं है, प्रॉपर्ली इस मेमोरी ब्लॉक को रिलीज करवाएगा और उसके बाद इसका बेस एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, जो किसके पास चला जाएगा, पीटीआर के पास। तो मान के चलो अब पीटीआर के पास आ गया 6000 और ये इस वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने लूप चलाया, इस बार 3 से असाइन करवाया है और कहां तक चलेगा, लेस देन 5, मतलब 3 और 4th इंडेक्स के लिए चलेगा, 3rd और 4th इंडेक्स के लिए चलेगा। और वही सेम आपने i+1, तो 3+1 4 एंड 4+1 5, यहां पर वैल्यू चली जाएगी। फिर आपने फ्री करवा दिया किसको, पीटीआर को, मतलब पीटीआर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था उसकी मेमोरी को क्या करवा दिया जाए, रिलीज करवा दिया जाए। पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा था, 6000 को, और इसके बाद इस मेमोरी लोकेशन को आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर रिलीज करवा दिया। और अगेन आपने वापस से फ्री पीटीआर लिख दिया, मतलब वो वाली मेमोरी लोकेशन जिसको आप पहले ही क्या करवा चुके हो, रिलीज करवा चुके हो, उसको आप दोबारा से फिर से क्या करवा रहे हो, रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, द प्रोग्राम रन करेक्टली एंड प्रिंट वैल्यू 1 to 5, नहीं, ठीक है, करेक्टली नहीं चलेगा क्योंकि आपने फ्री फंक्शन को कितनी बार चलाया है, सेम मेमोरी लोकेशन पे 2 बार आपने चलाया है, तो ऐसा आउटपुट करेक्टली तो ये नहीं चलेगा। द प्रोग्राम कॉज मेमोरी लीक, नहीं, इसमें मेमोरी लीक तो कहीं हो ही नहीं रहा है। ये वाला ब्लॉक रियलो ने प्रॉपर तरीके से फ्री करवाया था और इसको आपने जो पहले वाला फ्री चला तब ये प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो किसी भी तरह का मेमोरी लीक तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। द प्रोग्राम कोज अनडिफाइंड बिहेवियर, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपने डबल बार किसी मेमोरी लोकेशन को आपने रिलीज करवाया है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा ये हमें नहीं पता है, इसका अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। द प्रोग्राम गिव कंपाइलेशन एरर, नहीं, किसी भी तरह की एरर तो यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, धन्यवाद आपका अंत तक रुके उसके लिए शुक्रिया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।